आप सब पर सलामती हो। आलोक श्रीवास्तव का लिखा हुआ है, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहां। आंखों से आगे इनकी कोई राह गुजर नहीं। कितना जिएं, कहां से जिएं और किस लिए, यह इख्तियार हम पे है, तकदीर पर नहीं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनासुर में एक खबर सुनिए और फिर उस खबर के पस मंजर पे बात करते हैं, मौजूदा सूरत हाल पे बात करते हैं और सियासत से इसको रिलेट करते हैं। हासलपुर शहर में मियाँ और बीवी ने मिलकर पहले दोनों बच्चों को जहर दिया, उनको मारकर खुद भी जहर पी लिया। किराए के मकान में रहते थे, काम न मिलने की वजह से पिछले 3 माह से मकान का किराया नहीं दिया। बच्चों ने दूध लाने की जिद की, बच्चों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों का पेट ना भर सके? ये मुआशरा है जो अपने हमसायों के हुकूक अदा न कर सका? ये हुक्मरान हैं जिनको सिर्फ अपने केसेस की पड़ी है, जिनको सिर्फ किसी दूसरे को दबाना है? मरने वाले जो 4 मरने वाले हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो जिम्मेदार हैं जो किसी दूसरे को दबाने के लिए उन पे केसेस बना रहे हैं? मरने वालों को कोई गरज नहीं थी कि आप बरसर इक्तदार कितने अरसे के लिए बैठते हैं। मरने वालों को कोई गरज नहीं थी कि तोशाखाना में नाम किसका निकलता है। मरने वालों को कोई गरज नहीं थी कि 164 का बयान किसने दिया। मरने वालों को कोई गरज नहीं थी कि बैरूनी फंडिंग में कौन मुलव्वस रहा है। मरने वालों को कोई गरज नहीं थी कि किसकी कितनी गाड़ियां कितने प्रोटोकॉल में होती हैं। मरने वालों को कोई गरज नहीं थी कि किसका कितने एकड़ रकबे के ऊपर घर है। मरने वालों को कोई गरज नहीं थी कि आप बरसर इक्तदार आने के लिए जो तगोदो कर रहे हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे या नाकाम होंगे। मरने वालों को कोई गरज नहीं थी कि डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया। मरने वालों को कोई गरज नहीं थी कि उनका पेट भरने के लिए आप इकदामात करते रहे मगर आप नाकाम रहे। मरने वालों को गरज थी तो दूध के एक प्याले की, उनको गरज थी तो रोटी के 2 निवाले की, उनको गरज थी तो अपने ऊपर चादर से अपना जिस्म ढांपने की, उनको गरज थी तो सिर्फ रोजाना की बुनियाद पे खाने पीने की, कमाने की नहीं, कुछ अच्छा पहनने की नहीं, किसी अच्छे घर में रहने की नहीं, कोई अच्छी तालीम हासिल करने की नहीं, किसी अच्छे मुस्तकबिल की नहीं। सिर्फ उसे उसके बच्चे सताते थे। बच्चे सताते थे, लेकिन बच्चों के मुकाबले में उनका सताना इस हद तक दिमाग पे हावी हो चुका था कि उन्होंने जिंदगी का खात्मा करना मुनासिब समझा। जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक ऐसे इंजन हैं जो मुल्क को ट्रैक पे डाल सकते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। आपका कहना बनता है भाई, अपने खानदान को तमाम मुकद्दमात से बरी करवा के मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। डॉलर 250 से 280 तक ले जाकर आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। महंगाई 12% से उठाई और 35% पर ले जाकर आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। पेट्रोल 150 से 260 पे ले जाके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। एयरपोर्ट और सड़कें गिरवी रखवा के आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। शराय तरक्की 6% से 0.4% पर लाकर आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। मीडिया में जबाबंदी करवा के अपने मुखालिफिन को दबा के आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। तामीरात की सनत का भट्टा बिठा के आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। बिजली के बिल्स में टीवी फीस के बाद रेडियो फीस की सिफारिश करके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। बिजली का फी यूनिट 18 रुपए से 50 रुपए तक ले जाके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। नौकरियां ना देने का दूसरों को ताना देते देते अपने दौर में बेरोजगारी उरूज पर ले जाके आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। दूसरों के दौर में मुल्क से बाहर जाने वालों पे सियासत करने और अपने दौर में बाहर जाने वालों को क्रेडिट के तौर पे पेश करने से आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते मांगते अपनी प्लेइंग फील्ड बना के आपने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया। अगर यही ट्रैक पे डालना है तो नहीं चाहिए हमें कोई ऐसा इंजन, नहीं चाहिए, नहीं जरूरत किसी भी ऐसे ट्रैक की, नहीं तलब ऐसी तरक्की और खुशहाली की। माफ कीजिए, रहम कीजिए, बख्श दीजिए कि आप अपने केसेस खत्म करवाते रहें।
एहतसाब अदालत ने आज ही मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया। उधर मुखालिफिन का यह हाल है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के अंदर आज 9 मई जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के केसेस की समाअत हुई है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा मौजूद थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, खदीजा शाह, उमर सरफराज, शीमा समेत दीगर अफराद जो थे उनके खिलाफ केस की समाअत हुई और मुल्जिमान के खिलाफ चालान तैयारी के मराहल में अदालत मोहलत फराहम करे, पुलिस की जानिब से ये इस्तदा की गई। अदालत ने पुलिस की इस्तदा को मंजूर कर लिया और अदालत ने मोहलत फराहम कर दी। अदालत ने साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की कैंट में तोड़फोड़ के मुकदमे में 31 जुलाई तक तौसी कर दी। अदालत ने उमर सरफराज, शीमा साहब जो साबिक गवर्नर रहे पंजाब के, खदीजा शाह, एजाज चौधरी समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक तौसी कर दी। खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर के खिलाफ थाना सरवर रोड में जना हाउस का मुकदमा दर्ज है। इसके साथ साथ मियां महमूदुर रशीद जो हैं उन्हें जना हाउस तोड़ फोड़ में थाना सरवर रोड समेत दीगर मुकदमात में पेश किया गया। उन मुकदमात में जब पेश किया गया तो उसके साथ साथ साबिक गवर्नर उमर सरफराज शीमा को अस्करी टावर तोड़ फोड़ थाना गुलबर्ग के मुकदमे में पेश किया गया। ये तमाम अफराद को मुख्तलिफ मुकदमात में पेश किया गया है। एजाज चौधरी साहब थे, उन्हें थाना रेस कोर्स पुलिस के मुकदमे में पेश किया गया। ये तमाम जो पेशियां हुई तो इन पेशियों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया कि इनकी जमानत नहीं हो और इनकी जो तहवील है उसमें तौसी कर दी जाए। जबकि उधर इमरान खान साहब जो हैं उन्हें भी अपनी गिरफ्तारी का खदशा है। कल अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी के केस में पेशी पर वो गिरफ्तार न कर लिए जाएं, इस हवाले से उन्होंने बयान भी दिया है कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी की सूरत में सड़कों पर मत निकलिएगा। 9 मई का वाकया फिर से जन्म ना ले, क्योंकि वो 9 मई के वाकये से भी लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। तो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आप अपने मुखालिफिन को दबाते चले जा रहे हैं। मैं हरगिज नहीं कहता कि आपको मुखालिफिन को नहीं पकड़ना चाहिए, वो जो ऐसे इकदामात में मुलव्वस रहे जो रियासत के खिलाफ है, लेकिन मुखालिफिन को दबाने से, हर्जा सराई करने से वोट बैंक नहीं बढ़ता। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के साथ मिलकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ भी घेरा तंग हो चुका है। इमरान खान साहब की दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने जालसाजी और झूठे प्रोपेगेंडे में सहूलतकार बनने वाले पिम्स के डॉक्टर से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ईमा पर अहमद पंसोटा एडवोकेट ने मामले की अदालत में पैरवी की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर कमर अब्बास के हुक्म पर पिम्स के डॉक्टर से जवाब तलब किया गया, जिसमें अब्दुल कादिर पटेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी को याद होगी कि वो आए और उन्होंने कहा कि इनके घुटने के मुआयनाजात किए गए, ये नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। जालसाजी के मुर्तकिब डॉक्टर्स 13 सितंबर के लिए नोटिस के इजरा के अहकाम जारी हो चुके हैं। तो वो डॉक्टर्स हैं जिनकी रिपोर्ट लेके अब्दुल कादिर पटेल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब्दुल कादिर पटेल साहब के साथ शरीक जुर्म डॉक्टर्स के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का मुकदमा इस वक्त दायर है। जालसाजी में सहूलतकारी करने वालों में डॉक्टर रिजवान ताज हैं, डॉक्टर साजिद जकी चौहान है, डॉक्टर इरशाद हुसैन है, डॉक्टर असफंद यार खान है, डॉक्टर मेहदी हसन नकवी शामिल है। आप ये देखिए कि क्या गरीबों के लिए कोई हौसला अफजा खबर सुनने को मिलती है। जितने भी व्लॉग्स या खबरें सुनते हैं आप, अमीरों के लिए कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। पीटीआई के दौर में अमीरों के लिए अरबों रुपए के सिफर सूद के ऊपर उनको कर्ज फराहम किए गए थे। तो अब सुपर टैक्स के खिलाफ फैसला जो है वो गैर कानूनी अदालत की जानिब से करार दिया गया। अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शेक 4C को भी गैर आईनी करार दे दिया और सेक्शन 4C के हवाले से अदालत ने अपने तफसीली फैसले में वजाहत की है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने फैसला सुनाया जो महफूज किया गया था। अदालत ने मुख्तलिफ कंपनीज, इदारों की जानिब से दायर दरखास्तें मंजूर की। दरखास्त गुजारों की जानिब से सलमान अकरम राजा, अदनान हैदर रंधावा एडवोकेट और दीगर जो थे उन्होंने केसेस की पैरवी की थी। सुपर टैक्स की डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस अदालत ने कलअदम करार दे दिए हैं। सुपर टैक्स किन इदारों पर लगाया गया था, ये किन कारोबारों पर लगाया गया था, हुकूमत ने लगाया था कुछ वक्त के लिए। सुपर टैक्स का नफाज किया गया था कि मौजूदा मुश्किल सूरत हाल है, इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए हमें टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है। तो वो वक्ती तौर के ऊपर, जुज़वी तौर के ऊपर एक सुपर टैक्स लगाया गया कि अब की बार आप सुपर टैक्स दे दें कि आपकी जितनी आमदन होती है उस आमदन के मुकाबले में आपने इतना सुपर टैक्स देना और फिर उसके बाद दीगर जो आपके टैक्सेस हैं आपने वो भी देने। ये आपने मुल्क की सालमियत के लिए और रियासत की बेहतरी के लिए आपने टैक्स देना, और ये एक बार के लिए लगाया गया था। मौजूदा हुकूमत ने उस सुपर टैक्स को फिर से बरकरार रखा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जब ये देखा कि 9200 से 9600 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन की डिमांड हो रही है,
तो किस तरीके से ये टैक्स कलेक्शन हो सकती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सुपर टैक्स को फिर से बहाल रखा और अब वो तमाम कंपनीज जिन्हें यह कहा गया था कि 1 साल के लिए आपको मुश्किल वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो तमाम की तमाम कंपनीज जो है वो इस वक्त अदालतों का रुख कर चुकी हैं और अदालत ने यह फैसला कलअदम करार दिया है। अब देखना यह है कि बजट के अंदर जो मंजूर की गई शिक है उसको किस तरीके से कलअदम करार दिया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की मुआशी और सियासी सूरत हाल इस नहज तक पहुंच चुकी है कि मुखालिफिन को दबाने के लिए एक शख्स जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से हो उसके ऊपर मुकदमा बहावलपुर के दूर दराज के रेगिस्तानों में गंदम चोरी का दर्ज कर दिया जाए, तो उससे आप ये अंदाजा लगाएं कि केसेस किस हद तक कमजोर हैं, या उससे आप ये अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में सियासत के अंदर मुखालिफिन को दबाने के लिए किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। शहरियार खान अफरीदी साहब जो 9 मई के केसेस में भी गिरफ्तार रहे, उनके ऊपर इधर बहावलपुर से आगे दूर दराज इलाका चौलिस्तान, वहां पर एक केस दर्ज किया गया है गंदम चोरी का, कि उन्होंने जो वहां पे खेत थे वहां से गंदम चोरी किया और उसका मलबा शहरियार खान अफरीदी साहब के ऊपर डाला गया है। अगर तो आप ये मानते हैं कि ऐसे केसेस से ही आप पकड़ सकते हैं, तो फिर ये जरूर मानिए कि 9 मई के केसेस आपने मजमूई तौर पे जो बनाए हैं उनमें अक्सर लोगों को आपने सिर्फ वैसे ही दबाया, या बसूरत दीगर आप ये मान लीजिए कि आप अगर 9 मई का मुसद्दिका केस बना चुके हैं तो फिर ये दीगर केसेस की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तनासुब बरकरार रखिए, रियासत भी मुकद्दम है, रियासती इदारे भी मुकद्दम हैं और रियासत के अंदर रहने वाले शहरी भी मुकद्दम है। ये तनासुब बरकरार रखिए। बसूरत दीगर हम इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि सिर्फ एक शख्सियत को दबाने के लिए, एक पार्टी को दबाने के लिए, किसी दूसरे को गिराने के लिए, अपनी पार्टी की मकबूलियत को साबित करने के लिए हथकंडे रोजाना की बुनियाद पर आजमाते हैं। लेकिन जिस दिन ये बातें हमारे वापस गले पड़ती हैं, हम फिर से किसी मुआहिदे की तरफ गामजन हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त जो बरसरे इक़्तिदार बैठा होता है उसकी गर्दन में सरिया होता है, वो कहता है नहीं करूंगा। ये सरिया अपनी गर्दन का तोड़ना होगा। बसूरत दीगर ये आपकी पार्टीज टूटेंगी, मुल्क का निज़ाम टूटेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।